हेलो एवरीवन। आज हम आपका पावर शेयरिंग चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस इज द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ चैप्टर एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या हुआ ये हम आपको अब इस पैराग्राफ में बताएंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग। द बेल्जियन लीडर्स took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. जो बेल्जियन के लीडर्स थे उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने क्या किया, जो रीजनल डिफरेंसेस थे और जो उनके कल्चरल डाइवर्सिटीज़ यानी कि उनकी संस्कृति में जो भिन्नता या भेदभाव थे उनको उन्होंने पहचाना कि इसका रीज़न क्या है। बिटवीन 1970 एंड 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. 1970 और 1993 के बीच में इन्होंने क्या किया, 4 बार अपना संविधान बनाने की कोशिश की जिस संविधान पे वो काम कर रहे थे। मतलब ऐसा संविधान वो बना रहे थे जिसके अकॉर्डिंग वो शासन चला सके, लेकिन वो एक साथ उस सेम देश में नहीं रह पा रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे सारी चीज एडजस्ट करें। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री इज वेरी इनोवेटिव। जो उनका अरेंजमेंट था वो हर एक देश में अलग अलग होता था। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। जो वहाँ के सिद्धांत थे बेल्जियन के, उनके कुछ एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान उन्होंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग जितने भी डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्री थे वो केंद्र सरकार में सबको बराबर का अधिकार होगा। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. और कुछ विशेष कानून बनाए गए जिनकी ज़रूरत थी, जिससे कि जिन सदस्यों की मेजॉरिटी ज़्यादा थी उनकी जो है भाषा को समझने के लिए उनको स्पेशल राइट्स दिए गए। थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। इसका परिणाम ये हुआ कि कोई भी समुदाय अपना डिसीजन खुद लेकर कानून नहीं बना सकता था। मैनी पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। और कई सारी शासन चलाने की जो पावर्स थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दी और इस तरह पूरे कंट्री में सारे पावर्स को स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिवाइड कर दिया गया। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. इसके बाद जो दोनों समुदाय थे दोनों ही बराबरी का अधिकार रखते थे। The French speaking people accept equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. इसके बाद जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उन्होंने ब्रुसेल्स में इस समान अधिकार को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो डच बोलने वाले संप्रदाय के लोग थे उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में इस इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो था उसको एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और प्रकार की गवर्नमेंट का गठन किया गया। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। इसके बाद जो तीसरी ये गवर्नमेंट बनाई गई उसके जो मेंबर होते थे उनको इलेक्ट किया जाता था कम्युनिटी गवर्नमेंट से, यानी कि सांप्रदायिक सरकार इसका नाम रखा गया। और इसमें हर एक संप्रदाय के हर एक भाषा बोलने वाले मेंबर्स को इक्वल राइट दिए गए, चाहे वो कहीं भी रहता हो उनको इलेक्ट किया जाता था। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। ये जो सरकार बनाई गई ये जो सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा से संबंधित विवाद होते थे उनका निपटारा करती थी। उनका निपटारा करने के लिए उन्हें अधिकार दिए गए थे। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। अब हमने इस बेल्जियन मॉडल में देखा कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें जो भी
वहाँ के लोग थे उनके लिए भी ये इसे फॉलो करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था. बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फॉर. दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्रिफिक between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. लेकिन ये जो अरेंजमेंट या व्यवस्था की गई थी ये बहुत अच्छे से वहाँ पे चल रही थी और इसकी वजह से जो सिविक स्ट्राइफ होते थे दो समुदायों के बीच में और कंट्री को जो डिवाइड कर रहे थे भाषाई आधार पे वो सब बंद हो गए. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. इसके बाद जब कई सारी यूरोप के जो देश थे वो एक साथ आ गए तो एक यूरोपियन यूनियन बनाया गया जिसमें ब्रुसेल्स को इस यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया. What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों में ही लोकतंत्र लागू कर दिया गया था. वो अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग करते थे. बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने अपने खूब सारे प्रयास किए जिससे उनकी कम्युनिटीज़ जो हैं वो हर्ट ना हो. उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंजमेंट किए और पावर शेयरिंग की. श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में इन्होंने जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो अब किसी को फोर्स नहीं कर सकती थी और वो भी अपनी पावर शेयर करते थे. नेक्स्ट यहाँ पे आपको चैप्टर में दिया है वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल. मतलब पावर शेयरिंग जो है वो हमारे लिए डिज़ायरेबल यानी हमारी ज़रूरत क्यों हो गई है. तो इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है जिससे आप इजीली इस टॉपिक को समझ सकें और अपने वर्ड्स में एज अ रेफरेंस आप इसे डिस्क्राइब कर सकें. सो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के इसे बताती हूँ. थर्स two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. मतलब पावर शेयरिंग पहली बात तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक जो दल होते हैं उनमें ये वायलेंस क्रिएट करने से रोकता है. पॉलिटिकली स्टेबिलिटी यानी कि किसी भी तरह का आक्रामक व्यवहार कोई भी करता है कोई भी संप्रदाय का तो सबको इक्वल राइट्स रहते हैं क्योंकि हमने आपको थोड़ी पावर दी है थोड़ी सी आपको दी है. जैसे घर पे होता है कुछ काम मम्मी करती हैं कुछ काम पापा करते हैं वैसे ही सभी को इसमें पावर शेयरिंग के थ्रू मिलजुल के आपस में सब सारे राइट्स को ध्यान में रखते हुए सारे अरेंजमेंट करते हैं जिससे सोशली भी किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं होती हैं या कोई लॉस नहीं होता है. सो देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज. Power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have to right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens तो participate. सेकेंड रीज़न क्या है पावर शेयरिंग का? इससे हम जो है इक्वली. दूसरा रीज़न ये है पावर शेयरिंग का कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है उसमें हर एक सिटीज़न को इक्वल राइट्स होता है कि वो हर एक कोई भी लॉ बन रहा है तो उसमें वो उसके लिए एग्री है या नहीं है और ये हमारी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है क्योंकि इसमें सिटीजन्स को राइट होता है कि कैसे सरकार चलाई जाए उसमें वो अपना सजेशन दे सकते हैं. अब इसके बाद इसमें दूसरी सेकंड मोरल स्टोरी दी हुई है. स्टोरी का नाम है खलील्स डिलेमा. ये एक स्टोरी है जो चैप्टर पावर शेयरिंग को आपको और अच्छे से समझा सकती है. इसे आप सभी एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा. और इसमें जो है एक कैरेक्टर है कुछ उनको लेके एक स्टोरी बनाई गई है जिससे आपको इस चैप्टर से रिलेट करके पढ़ना है. मीन्स अगर आप इसे खुद से एक बार एज अ समरी पढ़ लेंगे तो आपका बेस और क्लियर हो जाएगा पावर शेयरिंग को लेके. हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. मतलब पावर शेयरिंग कैसे कैसे कर सकते हैं. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स लोकेटेड इन वन प्लेस. पहले पावर शेयरिंग क्या होता था? पहले लोगों को बिलीव था कि जो गवर्नमेंट है वो एक इंसान या एक किसी लोगों के ग्रुप के द्वारा चलाई जाती है एक ही जगह पे. इट वॉज फेल्ट दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू इम्पोज दैम. बट दिस
notions have changed with the emerge of democracy. पहले लोगों को लगता था कि अगर इसको पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि डिसीजन जल्दी से लिए जा सके और डिसीजन बहुत दबावपूर्ण होंगे, इसलिए लेकिन बाद में जब से डेमोक्रेसी आई तो ये सारी जो लोगों के मन में बातें थी वो सारे विचार उनके चेंज हो गए. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. इसके बाद जब डेमोक्रेसी आई उसका बेसिक सिद्धांत ये बना कि जो लोग हैं वो ही हमारी जो पॉलिटिकल पावर हैं उनके सोर्स, यानी कि उनकी वजह से ही जो हमें पॉलिटिकल पावर गवर्नमेंट को मिलती है वो लोगों की वजह से, यानी कि जनता की वजह से. डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो एक तरह का एक समुदाय है जो खुद सरकार चलाते हैं. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, it follows that a democracy political power should be distributed among as many citizens as possible. इसलिए डेमोक्रेसी में हमें हर एक ग्रुप को, हर एक समुदाय को इक्वल राइट्स मिलते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है, जिससे कि वो अपना भी व्यू सोसाइटी में या समाज में दे सकते हैं. सभी के पास एक आवाज़ होती है जिसको उठाकर वो पब्लिक पॉलिसीज़ जो हैं बनाई गई हैं उनमें सुधार ला सकते हैं. और जितने भी पावर हैं उनको सभी कई नागरिकों के बीच में बांटना पॉसिबल है. In modern democracies, power sharing arrangement can take many forms. Let us look at some of the most common arrangement that we have or will come across. इसके बाद जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसमें जो पावर अरेंजमेंट है वो कैसे बांटा गया है उसको हम एक बार पढ़ते हैं. Power is shared among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary. Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level of to exercise different powers. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. इसके बाद जो पावर है वो हमें कई सारे फॉर्म्स में हम गवर्नमेंट में बांटते हैं. गवर्नमेंट के कई सारे अलग अलग लेवल बना दिए जाते हैं और ये हॉरिजॉन्टल वे में डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और जो अनलिमिटेड पावर है वो सभी के बीच में गवर्नमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, लेकिन जिसके पास ज़्यादा राइट है वो हॉरिजॉन्टली लेवल में ऊपर है और जिसके पास थोड़े कम है तो उसके पास थोड़ी कम पावर होती है. ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स. दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन. लास्ट ईयर वी स्टडीड देन दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन though मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, they are responsible to the parliament or state assemblies. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislative. This arrangement is called system of checks and balance. अब जो हमारा डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग का बैलेंस है उसे बनाने के लिए पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इन पावर शेयरिंग के लिए. गवर्नमेंट ऑफिशियल जो एक्सरसाइज पावर होती है उनको पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद स्टेट असेंबली जो होती हैं वो जजेस को देती हैं, अपॉइंट करती हैं. जजेस एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करते हैं और फिर वो जितनी भी फंक्शन होते हैं या लॉ बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा उसको देखते रहते हैं जिससे कि बैलेंस बना रहे. पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पावर है वो सभी गवर्नमेंट के बीच में अलग अलग स्तर पे बांटी जाती है. अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट. इन इंडिया वी रेफर टू इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. जैसे गवर्नमेंट है सबसे पहले अपर लेवल पे कौन होती है, यूजुअली उसे कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन इंडिया में से बोलते हैं सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. ये जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है. इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, अपनी कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार को देती है. इंडिया में इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं लेकिन अदर कंट्रीज़ में कुछ और नामों से जाना जाता है. द सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री. ये सिस्टम जो है और कई देशों में फॉलो नहीं होता है. देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन clearly lays down the power of different levels of government. This is what they did in Belgium but was refused in Sri Lanka. This is called federal division of power. कुछ देशों में इसी तरह का नियम चलता है लेकिन कुछ जगह कुछ अलग तरीके से वो पावर शेयरिंग करते हैं. जैसे कि बेल्जियम में उन्होंने क्या किया था, इसे अपनाया था लेकिन श्रीलंका में इसे रिफ्यूज़ कर दिया गया था.
The same principle can be extended to levels of government lower than the state government, such as the municipality and panchayat. Let us call division of power involving higher and lower level of government vertical division of power. अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी थोड़ी सी पावर किसको देती है, पंचायत और म्यूनसिपलिटी को देती है। इसी तरह जो इनके गवर्नमेंट के लेवल होते हैं, कुछ हायर लेवल होते हैं, कुछ लोअर लेवल होते हैं। थर्ड है, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसके बाद कुछ पावर जो है वो अलग अलग सामाजिक दलों में भी बांटी जाती है, जैसे कि धार्मिक और भाषाई ग्रुपों में। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस गवर्नमेंट। जैसे कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, वो इसका एक एग्जाम्पल है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशल वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे ही हमारे इंडिया में एक कुछ जो सोशली सामाजिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए अलग ग्रुप बनाया गया, अलग एक संविधान बनाए गए हैं कुछ, जिसको लेजिस्लेटिव देखते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। लास्ट ईयर वी स्टडी द सिस्टम और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड administration in diverse social group who otherwise would feel alienated from the government. This method is used to give minority communities a fair share in power. ये जो कम्युनिटीज़ बनाई जाती हैं या जो ग्रुप बनाए जाते हैं या कुछ नियम बनाए जाते हैं, वो इसलिए होते हैं जो हमारा सोशल वीकर सेक्शन है उनको भी इक्वल राइट दिए जा सके या उनकी किसी तरह से हेल्प की जा सके। फोर्थ है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर इन डेमोक्रेसी। द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंटर्स ऑफ पावर। जैसे कि चौथा क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, ये सारी पार्टियां हैं। इनके मेंबर्स को हम जो सिटीज़न होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, जिससे कि वो उनके लिए काम कर सकें या उनकी हेल्प कर सकें। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ competition among different parties. Such competition ensures that power doesn't remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties. They represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties from an alliance to contest election. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. इसके बाद जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं अलग अलग पार्टीज़ के, उनको क्या है, सिटीज़न उनके बिहेवियर और जो उनके लिए जितना सोशली इंटरेक्ट होता है या उनकी हेल्प करता है उसको वो इलेक्ट करती है, और जो भी पॉलिटिकल लीडर जिस पार्टी से इलेक्ट होता है वो कुछ पावर शेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। Then we find interest groups such as those of trades, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. They also will have a share in government power, either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision-making process. In Unit 3, we shall study the working of political parties, pressure groups and social movement. इसके बाद हम आगे का जो पावर शेयरिंग कैसे करते हैं, जैसे इसमें लास्ट लाइन दी है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट के बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है या चैप्टर अच्छा लगा है आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।